बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्गीकरण की विभिन्न प्रणाली के बारे में। इसका मतलब ये है कि आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा दो जगत वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं इस क्लास में। पहले उस फॉर्मेट को जान लीजिए, फिर बारी बारी से एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे एकदम बारीकी से। तो पहला जो हमारा होगा वो होगा दो जगत वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, दो जगत वर्गीकरण पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा हमारा तीन जगत वर्गीकरण पद्धति, यानी कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और उसके बाद हम पढ़ेंगे चार जगत वर्गीकरण पद्धति, यानी कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम को हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस सिस्टम में क्या चीजें हमको देखने को मिली, इन सिस्टम का निर्माण किसने किया था। ठीक है, और इस सिस्टम में कौन कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से एक के बाद एक नया सिस्टम का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इन तीनों टॉपिक का, तीनों पॉइंट का नाम लिख लीजिए जो आपको पढ़ना है। पढ़ना आपको है दो जगत वर्गीकरण पद्धति, तीन जगत वर्गीकरण पद्धति, चार जगत वर्गीकरण पद्धति। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे दो जगत वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, तो दो जगत वर्गीकरण पद्धति की एक ऐसी पद्धति है, दुनिया में उपस्थित जितने भी जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं, अभी तक माना गया है कि दुनिया में लगभग 81 मिलियन जीव जातियों की अलग अलग संख्या है। 81 मिलियन जीव जातियों की अलग अलग संख्या है। उन 81 मिलियन जीव जातियों को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से दो भाग हैं, किसने बांटा था, क्यों बांटा था और इसकी कमी क्या है, बारी बारी से हम जानेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा, जो दो जगत वर्गीकरण पद्धति है ये दिया किसने था, तो इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस के नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1758 ईस्वी में इस वर्गीकरण पद्धति का सृजन किया, निर्माण किया। तो एक बात और जानना, जो कैरोलस लिनियस थे उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि दो जगत वर्गीकरण पद्धति का जनक कौन है, अगर हम जनक की बात करते हैं, फादर की बात करते हैं या गिवन बाय की बात करते हैं, तो वो आ जाएगा आपका यहां पर कैरोलस लिनियस। दिया कब था, तो वो हो जाएगा 1758। ठीक है, 1758 ईस्वी में उन्होंने दिया था। ठीक है, बारीकी से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके जो क्लास 9 से लेकर के 12th की पढ़ाई होती है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है हर इंसान के लिए। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें पार्ट क्या है, कौन कौन से भाग है इस वर्गीकरण पद्धति की, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा दो जगत वर्गीकरण पद्धति है वो किस वर्गीकरण पद्धति का भाग है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वर्गीकरण की पद्धतियों में तीन पद्धति पढ़ी थी हमने, कृत्रिम, प्राकृतिक और जातीय वृत्ति। ठीक, उन्हीं तीन पद्धतियों में से ये कौन सी पद्धति का भाग है,
किस पद्धति का भाग है। अगर हम बात करते हैं ये भाग किसका है, ठीक है, या फिर कहें हम पार्ट ऑफ का है, ये पार्ट ऑफ किसका है, ये भाग है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। तो ये जो भाग है हमारा दो जगत वर्गीकरण पद्धति, वो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का एक भाग है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये आधारित किस पर है, बेस्ड ऑन की बात करते हैं, इस वर्गीकरण पद्धति का आधार किसको माना गया है, किस आधार के वजह से हम जीवों को दो भागों में बांटे हैं, तो उस आधार की बात करते हैं। तो इसके आधार में बहुत सारे लक्षण आते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कोशिका वृत्ति की उपस्थिति, पर्णहरिण की उपस्थिति, ठीक है, ये सभी इसके आधार माने गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं आधार क्या है, दो जगत वर्गीकरण पद्धति का आधार, यानी कि दो जगत वर्गीकरण पद्धति का आधार, ठीक है, या फिर इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए किसी भी चीज को अगर हमें अलग अलग भागों में बांटना है तो उसको आधार मानेंगे। जैसे मान लीजिए आपका लक्षण मिल रहा है, सपोज दैट एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। आपके विद्यालय में लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो लड़कों को बैठने के लिए अलग डेस्क बेंच होता है, लड़कियों को बैठने के लिए अलग डेस्क बेंच होता है। तो वहां पर अलग अलग डेस्क बेंच क्यों होता है, क्योंकि उसमें जेंडर का डिफरेंशिएशन है, लिंग में भिन्नता है, यानी कि नर और मादा भिन्नता दिखाती है ना, तो जिसकी वजह से उनको अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग बैठाया जाता है। या फिर असेंबली में जब प्रेयर होता है तो वहां पर भी लड़के और लड़कियां अलग अलग खड़े होते हैं, या जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले खड़े होते हैं, फिर बड़े बच्चे बाद में खड़े होते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, इस प्रकार से क्रम चलता है। क्यों, क्योंकि वहां पर कुछ आधार है। ओके, थोड़ा सा लाइट कर गया था इसलिए वीडियो को रीटेक करना पड़ा। चलिए, हमने क्या बताया कि जो आपका स्कूल असेंबली होता है वहां पर प्रेयर के लिए जब बच्चे खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं कि छोटे बच्चे पहले होते हैं, बड़े बच्चे उसके बाद, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, इस प्रकार से वो कतार में लाइन में खड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें भिन्नता पाई जाती है, कुछ बेस माना गया है, आधार माना जा रहा है कि जो छोटे बच्चे होंगे वो हमेशा से आगे ही खड़े होंगे और बड़े बच्चे पीछे खड़े होंगे। ठीक उसी प्रकार से आधार माना गया है दो जगत वर्गीकरण पद्धति में जीवों को दो भागों में बांटने के लिए। तो जो सबसे पहला आधार है इसमें, जो सबसे पहला बेस है वो क्या है, तो सबसे पहला जो बेस है इसमें वो है कोशिका वृत्ति, ठीक है, कोशिका वृत्ति। तो जीवों को वर्गीकरण करने के लिए, जीवों को दो भागों में बांटने के लिए कोशिका वृत्ति को एक आधार माना गया, सेल वॉल को एक आधार माना गया, जिसकी वजह से हम जीवों को दो अलग अलग भागों में बांट पाए। तो अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो देखो जो कोशिका वृत्ति होती है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो जीव होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यानी कि कहते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ absence और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल द ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप। यानी कि हम कह सकते हैं कोशिका वृत्ति की उपस्थिति, कोशिका वृत्ति की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, कोशिका वृत्ति की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को, कोशिका वृत्ति की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से दो भाग हैं, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। तो एक जंतु होता है और एक पादप होता है। देखिए जो जंतु होता है उनके शरीर में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन याद रखिएगा जो पौधे होते हैं, चाहे जो पौधा हो XYZ, चाहे वो छोटा पौधा इतना बड़ा हो, चाहे वो इतना बड़ा पौधा हो, सबके अंदर कोशिका वृत्ति
पाई जाती है, वो फिक्स है कि कोशिका वृत्ति उसमें पाई ही जाएगी। पहचानने का तरीका बता दो, अगर आपके पास नीम का पेड़ होगा, आम का पेड़ होगा, बबूल का पेड़ होगा आपके अगल बगल में, तो आप जाइएगा उसको तेजी से कस के पकड़िएगा और दबाइएगा। अगर वो दब गया अंदर की ओर, अगर वो दब गया तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। और वहीं पर अगर आप अपने शरीर के किसी भी अंग को टच करेंगे, थोड़ा सा वो नीचे की ओर दबेगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की ओर दबेगा ही दबेगा, क्योंकि इसमें कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। जो कोशिका वृत्ति होती है वो बहुत ही कठोर एक परत होती है, ठीक है। ये पहला आधार हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिकों ने दूसरा आधार क्या माना, सेकेंड बेस क्या माना क्लासिफिकेशन का, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। जो दूसरा आधार माना, उन्होंने माना गमन, ठीक है, गमन यानी कि लोकोमोशन, या फिर इसे तुम कह सकते हैं मूवमेंट। मूवमेंट को उन्होंने सेकेंड बेस माना, दूसरा आधार माना। अब देखिए, अगर हम आपको छोटी सी एग्जांपल से बताएं तो आपके आसपास आजू बाजू में पेड़ पौधे होंगे, तो आप बता सकते हैं कि जो पेड़ होता है वो एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान तक जाता है? नहीं ना, वो जहां पर लग गया वहीं पर होता है। लेकिन जो जीव होते हैं, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, आपके यहाँ मवेशी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान तक जाते हैं। एक स्थान से चल करके क्या होते हैं, दूसरे स्थान तक जाते हैं। उसमें गमन पाई जाती है, जिसके बेसिस पर हम जीवों को क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो हम क्या कहें इसमें, तो गमन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। या फिर अगर हम कहें गमन के आधार पर, गमन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं तीसरी, तो तीसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, ठीक है, संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, पहले उसे जान लीजिए। संवेदनशीलता, इसका मतलब ये होता है कि हमारे चारों तरफ के इन्वायरमेंट, चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, चारों तरफ का जो वातावरण होता है, उसमें कौन कौन सी परिवर्तन हो रही है, क्या क्या बदलाव हो रहा है, उसके बारे में अगर हमको जानकारी होती है, हमें पता चल रहा है कि हमें चोट लग रही है या गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, इन सभी के अगर अनुभव हमें होती है तो उसको हम कहते हैं संवेदनशीलता, ठीक है। अब ये जो संवेदनशीलता होती है वो जंतुओं के पास होती है, पादप के पास बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला बेस, अगला हम जो बेस मानते हैं, अगला जो आधार मानते हैं, वो हमारा अगला आधार क्या हो जाएगा, पोषण, ठीक है। अगर हम चौथे बेस की बात करते हैं तो वो हो जाएगा पोषण। पोषण को हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। अब देखो, अगर हम पोषण की बात करते हैं तो जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ न कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। हमें अपना जीवन जीने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब वो ऊर्जा मिलता कहां से है, तो वो जो ऊर्जा मिलता है, जो हम कार्बनिक पदार्थों को या भोज्य पदार्थों को खाते हैं, उन्हीं से हमें ऊर्जा मिलता है। और वही जो भोज्य पदार्थ होते हैं वही हमें कहलाते हैं पोषण, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इस पृथ्वी में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अपना क्या करते हैं, पृथ्वी पर जो कुछ जीव होते हैं जो अपना भोजन, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, तथा कुछ जीव ऐसे भी इस पृथ्वी पर उपस्थित है जो इन स्वपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं। तो क्या कह सकते हैं, कुछ जीव स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें विषमपोषी कहते हैं।
यही बात है समझ में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो दो जगत वर्गीकरण पद्धति का आधार है, किस आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब अगर हम बात करते हैं कि वो दो जगत वर्गीकरण पद्धति में जीवों को कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है, चलिए तो फटाक से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की पार्ट को समझते हैं। चलिए अब दो जगत वर्गीकरण पद्धति में जो जीव होते हैं इनको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है जगत जंतु, जगत जंतु यानी कि किंगडम एनिमालिया, किंगडम एनिमालिया। दूसरा जो होता है वो है जगत पादप यानी कि किंगडम प्लांटी, ठीक है, किंगडम प्लांटी। तो ये दो जगत वर्गीकरण पद्धति का दो जगत है, किंगडम एनिमालिया, किंगडम प्लांटी, जगत जंतु, जगत पादप, ठीक है। तो जगत जंतुओं में समस्त जंतुओं को रखा गया है, समस्त जंतुओं को स्थान दिया गया है, जिसमें कोशिकावृत्ति नहीं पाई जाती है, जो विषमपोषी होते हैं, जिसमें गमन होता है, जिसमें संवेदनशीलता होती है, उन सभी को उठा करके इस जगत में रख दिया गया है। आगे बात करते हैं इधर जगत पादप की। तो जगत पादप इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी पौधे होते हैं, चाहे वो छोटे पौधे हो चाहे वो बहुत बड़े पौधे हो, सभी को उठा करके इसमें रख दिया गया है। तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी कमी की, भाई देखो हर सिक्के की दो पहलू होती है, एक हेड होता है तो दूसरा टेल होता है। उसी प्रकार से हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो दो जगत वर्गीकरण पद्धति है इसमें भी दो रूप है, ठीक है। जब दो जगत वर्गीकरण पद्धति आई थी तो इसमें कोई नई पद्धति नहीं आई थी, इसलिए ये पद्धति सबको ठीक लग रहा था, सभी ने माना भी था ये पद्धति ठीक है। लेकिन कुछ होता है ना कि भैया अगर नया काम कर लो, कुछ अच्छा कर लो तो पड़ोसी जलने लगते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी किसी न किसी को जलन हुआ होगा, जिन्होंने क्या किया, इसकी कमियां बताना शुरू कर दिया, इसकी बुराइयों को बताना शुरू कर दिया। तो चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी बुराइयां क्या है, इस दो जगत वर्गीकरण पद्धति की कमियां क्या है, उस कमियों को हम जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा पॉइंट हो जाएगा दो जगत वर्गीकरण पद्धति की कमियां। कमियों की बात करते हैं हम, कमियां कौन कौन सी है। तो इनकी जो सबसे पहली कमी जो है वो बहुत ही बड़ी कमी है, जो माफ करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं इनकी कमी क्या है। इनकी जो पहली कमी है कि इन्होंने जीवों को तो वर्गीकृत किया, पोषण के आधार पर कर दिया, गमन के आधार पर कर दिया, उसका वृत्ति के आधार पर कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बात ध्यान नहीं दिया कि इस पृथ्वी पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय, दो प्रकार के जीव होते हैं। उन्होंने इस बात पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा भी उन्होंने नहीं सोचा कि जो कोशिका की संरचना होती है उसके आधार पर भी जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने केवल आधार माना था कोशिका वृत्ति को, कोशिका संरचना को छोड़ दिया था। तो अभी की जो कमी है, कमी यहां से गिनते शुरू कर जाओगे तो बहुत सारी कमियां दिखलाई देंगी, लेकिन कुछ मेन जो कमी है मैं आपको बताऊंगा, बाकी का हमारे लिए नहीं बना हुआ है, वो हायर स्टडी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बना है। तो हम कमियों को बताते हैं कि कौन कौन सी कमियां हैं दो जगत वर्गीकरण पद्धति की। इनकी जो पहली कमी है वो है कि एक कोशिकीय जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर तथा बहुकोशिकीय जिनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। फिर उसके बाद आता है यहां पर प्रोकैरियोटिक जिसको हम कहते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक,
ठीक है। देखो प्रोकैरियोटिक ये जो हिंदी में लिखा गया है ये भी इंग्लिश का वर्ड है, इसका जो हिंदी मतलब होता है पूर्व केंद्रीय, ठीक है, कोशिका। तो था यूकैरियोटिक, 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 इसका हिंदी मतलब होता है सुकेंद्रीय कोशिका। अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, इसको जानिए। देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, केंद्रक के अंदर की जितनी भी मटेरियल्स होती है वो सब के सब पूरी कोशिका में बिखरी हुई होती है। इसके अंदर कोशिकांग झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। अब अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक के अंदर कोशिका का जो अंदर होता है कोशिकांग वो सब पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक का आवरण पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो अगर हम कर सकते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग होती हैं सब के सब यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। इन्होंने इसको भी नजरअंदाज कर दिया, किसने, कैरोलस लिनियस ने इसको भी नजरअंदाज कर दिया, जिस वजह से इनकी कमियां गिनाई जाने लगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जीव होते हैं स्वकोषी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। लेकिन वो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। यानी कि एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेना और दूसरा होता है केमिकल्स की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो आ जाता है अगला वो होता है प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेटिक तथा रसायन संश्लेषी। यहां पर लिखते हैं रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी जिसको हम कहते हैं कीमोट्रॉपिक या फिर कीमोट्रॉपिक को एक साथ रखा गया, एक साथ रखा गया। ये तो इनकी सबसे बड़ी कमी कहें या फिर भूल कहें, वो तो खुद जानते होंगे कि उन्होंने क्या किया था। उसके बाद अगर हम इनके दूसरी कमी की बात करते हैं, दूसरी गलती की बात करते हैं तो इनकी दूसरी जो गलती है वो था हरे पौधों के साथ, हरे पौधों के साथ कवक यानी कि फंजाई को रखना। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, यानी कि ये स्वकोषी है। लेकिन जो कवक होता है जिसको फंजाई करते हैं ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते भैया, ये किसी दूसरे से छीन झपट कर मार पीट कर खा जाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, ठीक है। इनकी मशरूम की जो खेती, सॉरी जो कवक होती है, कवक में एक प्रकार होता है जिसको एडेबल फंजाई के नाम से जानते हैं, जिसको हम खाने योग्य कवक के नाम से जानते हैं, उसका नाम है मशरूम। आप सभी ने खाया होगा और आप सभी को शायद पता भी होगा कि जो मशरूम होता है वो कहां पर उगता है। भैया मशरूम की खेती की जाती है और मशरूम काफी महंगा भी मिलता है क्योंकि इसको उगाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसको क्या करते हैं, लकड़ी को सड़ाते हैं, फिर वहां पर इसकी बीज डालते हैं, वहां पर उगाया जाता है, या फिर हम कहते हैं कि ये सड़े गले स्थानों पर पैदा होते हैं। ये एक दूसरी कमी हो गई। तीसरी कमी ये हो गई कि जंतु जगत, ठीक है, जंतु जगत, जंतु जगत में युगलीना को रखा इन्होंने, जंतु जगत में इन्होंने युगलीना को रखा। अब युगलीना एक ऐसा जीव है, ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास पादप के लक्षण, पादप के लक्षण पाए जाते हैं, पादप के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, पादप के लक्षण पाए जाते हैं। जबकि इन्होंने एक जीव और होता है, यूनिसेलुलर होता है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा को उन्होंने पौधों के साथ रखा, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती, सेल वॉल पाई ही नहीं जाती। तो ये बात जो वैज्ञानिकों को है वो बहुत ही ज्यादा
खलने लगी, यानी कि जो माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और इसे पादप जगत में स्थान दिया। तो ये सभी जो उनकी कमियां थी वो धीरे धीरे एक के बाद एक करके दिखाई देने लगी लोगों को, जिस वजह से ये जो दो जगत वर्गीकरण पद्धति है वो पूर्ण रूप से असफल हो गया। फिर इसके बाद आया है तीन जगत वर्गीकरण पद्धति। अब तीन जगत वर्गीकरण पद्धति में क्या किया गया, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित हैं, उनकी जातियां जो उपस्थित है, उनको सभी को तीन भागों में बांटा गया है। चलिए उस तीन जगत वर्गीकरण पद्धति के बारे में हम समझते हैं कि तीन जगत वर्गीकरण पद्धति यानी कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस वैज्ञानिक ने दिया था, और इसमें क्या क्या चीजें हमें जानने को समझने को मिलती है, क्या क्या चीजें अलग हैं इस दो जगत वर्गीकरण पद्धति से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि तीन जगत वर्गीकरण पद्धति जो है यानी कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो दिया किसने था, तो इसके देने वाले वैज्ञानिक का नाम है जे हॉन्ग एंड अर्नेस्ट हेकर। ठीक है, जे हॉन्ग और अर्नेस्ट हेकर नाम के दो अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपस में मिल करके तीन जगत वर्गीकरण पद्धति का सृजन किया, निर्माण किया। और ये टाइम कब का था, तो अगर हम बात करते हैं समय की, तो ये समय था 1866 ईस्वी में, यानी कि 1886 में थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लाया गया, जहां पर पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन भागों में बांट दिया गया। तो चलिए आज की इस क्लास को फिर से शुरू करते हैं, अगले पॉइंट पर लेकर चलते हैं, अगले मोड को समझते हैं कि तीन जगत वर्गीकरण पद्धति क्या है। ठीक है, तो बड़ा से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद समझते हैं हम। चलिए, तो हम तो थोड़ा सा यहां मिटा करके अपना काम चला लेंगे, लेकिन आपको पूरा हेडिंग डालना पड़ेगा तीन जगत वर्गीकरण पद्धति, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलिए, तो अब अगर हमने बात करते हैं कि इसका जनक कौन है, तीन जगत वर्गीकरण पद्धति दिया किसने था, जनक की बात करते हैं, यानी कि फादर की बात करते हैं, या फिर कहें हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय, तो यहां पर जो साइंटिस्ट आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है जे हॉन्ग। ठीक है, जे हॉन्ग एंड अर्नेस्ट हेकर, अर्नेस्ट हेकर इन 1866। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में लिखते इसी बात को, तो जे हॉन्ग तथा अर्नेस्ट हेकर 1866 ईस्वी में तीन जगत वर्गीकरण पद्धति का सृजन किया था। अब इन्होंने क्या किया था कि दो जगत वर्गीकरण पद्धति की कमियों को दूर करने के लिए तीन जगत वर्गीकरण पद्धति को लाया गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, तीन जगत वर्गीकरण पद्धति क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, क्योंकि हर गलती के बाद एक छोटे से सुधार की आवश्यकता होती है। ठीक है, हर कमी के बाद उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता होती है, तो उसी गलती की सुधार या कमी की पूर्ति करने के लिए तीन जगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण हुआ, तीन जगत वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता पड़ी। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो जगत वर्गीकरण पद्धति की कमियों को दूर करने के लिए तीन जगत वर्गीकरण पद्धति की सृजन हुई। सृजन का मतलब क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण किया गया। इतनी बात समझ में है बेटा। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं कि ये तीन जगत वर्गीकरण पद्धति में कौन कौन से जगत आते हैं, तो यहाँ पर जीव जो है,
जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स को 3 भाग में बांट दिया गया। वो कौन कौन से 3 भाग हैं, चलिए उन तीनों भाग के नाम भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो जगत आता है, जगत जो होता है यहाँ पर 3 जगत वर्गीकरण पद्धति में, वो होता है प्रोटोकिस्टा। प्रोटोकिस्टा यानी कि किंगडम प्रोटोकिस्टा। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा आता है वो होता है जगत जंतु यानी कि किंगडम एनिमालिया। देखो किंगडम एनिमालिया को एक और नाम से जानते हैं, यानी कि जगत जंतु को हम यहां करके लिख सकते हैं जगत मेटाजोआ। जगत मेटाजोआ, एक ही में रहेगा मेटाजोआ, यानी कि हम कह सकते हैं किंगडम मेटाजोआ। किंगडम मेटाजोआ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम तीसरे जगत की बात करते हैं, जो तीसरा जगत है वो कौन सा है, तो यहां पर जो तीसरा जगत आया बेटा, वो तीसरा जगत है जगत पादप। ठीक है, इसी को हम कहते हैं जगत मेटाफाइटा। ठीक है, यानी कि हम कह दें किंगडम प्लांटी या फिर किंगडम मेटाफाइटा। तो गई बात आपको आई समझ में कि जीव जो है 3 जगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार थे, उनको 3 भागों में बांटा गया, जगत प्रोटोकिस्टा, जगत जंतु, जगत पादप या जगत मेटाफाइटा। जगत जंतु को हम जगत मेटाजोआ के नाम से जानते हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि जगत जंतु में सभी जीवों को रखा गया है, सभी जंतुओं को रखा गया है, जगत पादप में पौधों को रखा गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक नया आया है जगत प्रोटोकिस्टा। तो इस प्रोटोकिस्टा में किसको स्थान दिया गया है, इस प्रोटोकिस्टा में किन जीवों को ला करके रखा गया है, किन को इन दोनों से अलग करके यहाँ पर स्थान दिया गया है। देखो कोई भी जगत नया जो बनता है, वो जो पहले से 2 जगत थे उन्हीं में तोड़ मरोड़ करके अलग करके कुछ चीजें नई छांट करके निकाल करके एक अलग जगत का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करते हैं ये जो जगत प्रोटोकिस्टा है, ये बना किससे, इन्हीं दोनों जगत से मिलकर के बना हुआ है। तो इन्हीं 2 जगत में जो जंतु हैं, ठीक है, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जंतु हो, उनको उनके लक्षण को देखा गया और थोड़ा सा अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद उनको एक अलग स्थान दिया गया जिसका नाम है जगत प्रोटोकिस्टा। तो जगत प्रोटोकिस्टा में रखा किसको गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जगत प्रोटोकिस्टा की, जगत प्रोटोकिस्टा यानी कि किंगडम प्रोटोकिस्टा की, किंगडम प्रोटोकिस्टा की बात करते हैं तो किंगडम प्रोटोकिस्टा में क्या किया गया है, समस्त एक कोष के जीवों को रखा गया है। समस्त एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। ठीक है, जितने भी एक कोश के जीव हैं, चाहे वो शैवाल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, सभी को इसमें उठा करके रख दिया गया। चलिए अगर हम बात करते हैं एक कोश की जीवों को रखा गया है, तो पहला कौन सा जीव हो जाएगा, इसमें पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटोजोआ। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो सभी एक कोश की होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे प्रोटोजोअन्स की एग्जांपल की बात करते हैं बेटा, तो एग्जांपल में आप सभी को भली भांति से पता होगा, क्योंकि आपने कक्षा 9 से ही पढ़ते आए हैं या फिर हम कहें कक्षा 6 से ही प्रोटोजोआ के बारे में जानते आए हैं, सुनते आए हैं। भले ही आपको प्रोटोजोआ के बारे में ना पता हो, लेकिन उसकी उदाहरण आपने पढ़ा होगा और आपको याद नहीं होगा। चलिए मैं बताता हूं, जो प्रोटोजोआ होता है उसके अंदर अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस आता है। देखिए एंट अमीबा जिंजीवैलिस जो होता है वो मानव मुख का परजीवी होता है। तो अगर हम प्रोटोजोआ के उदाहरण की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा आपका अमीबा, पैरामीशियम आदि कर देते हैं, क्योंकि आपको आगे पता ही होगा। फिर उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें प्रोटोजोआ के अलावा किसको रखा गया है, तो प्रोटोजोआ के अलावा इसमें रखा गया है नीली
हरी शैवाल को, नीली हरी शैवाल को, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें किसको रखा गया है, तो इसमें रखा गया है जीवाणुओं को, ठीक है, जीवाणुओं को, यानी कि हम कहते हैं तो बैक्टीरिया को रखा गया है, इसमें बैक्टीरिया को रखा गया है। तो बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, बैसिलस होता है, कॉमा होता है, और यहाँ पर आपके स्लैप्टो होते हैं, कोकस होते हैं, न्यूमो होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया को रखा गया है, तो रखा गया है बैसिलस, बैसिलस, स्ट्रेप्टो, कोकस आदि बैक्टीरिया को इसमें स्थान दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आपको 2 जगत वर्गीकरण पद्धति के बाद 3 जगत वर्गीकरण पद्धति है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगर हम बात करते हैं तो 3 जगत वर्गीकरण पद्धति में भी कुछ कमियां छूट गई होंगी, कुछ चीजें रह गई होंगी, जिसके बाद हमें 4 जगत वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता पड़ी। तो अगर हम बात करते हैं 3 जगत वर्गीकरण में कौन कौन सी कमियां हैं, क्या क्या चीजें गलत हुई, जिसके बाद 4 जगत वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमने, यहाँ पर समस्त एक कोष की जीवों को रखा गया है, जिससे प्रोटोजोआ है, नीली हरी शैवाल है, कुछ जीवाणु है। तो ये क्या है, रखे तो जरूर गए हैं, लेकिन इसमें भी कुछ भिन्नता है, कुछ डिफरेंशिएशन है, जिसकी वजह से इनकी कमियां सामने आती है। वैज्ञानिक देखते हैं कि भाई इन्होंने ये चीजें गलत की थी, चलिए हम एक बार इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे जो जीवाणु होता है और जो प्रोटोजोआ होता है, इसमें बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं। लेकिन जो जीवाणु की कोशिका होती है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी कि पूर्व केंद्रीय कोशिका होती है, उसमें पाई जाती है। इस पूर्व केंद्रीय कोशिका के अंदर ना तो केंद्रक आवरण पाया जाता है, ना तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ना भी कोई कोशिकांग विकसित होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पाई जाती है। और जो हमारी प्रोटोजोआ होती है बेटा, तो इस प्रोटोजोआ के अंदर जो केंद्रक आवरण होता है वो पाया जाता है। भले ही ये एक कोश की जीव है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक नहीं बल्कि यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका संरचना को अपने साथ रखता है, जिस वजह से जीवाणु और प्रोटोजोआ आपस में बहुत ही ज्यादा भिन्न है। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा, 3 जगत वर्गीकरण पद्धति को भी छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ा 4 जगत वर्गीकरण पद्धति के लिए। तो 4 जगत वर्गीकरण पद्धति में क्या चीजें आई, हमने क्या चीजों को सीखना है, क्या देखना है, क्या कुछ नई हुई है, उन सभी चीजों को देखेंगे। तो फटाक से आप चाहेंगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन ले करके आराम से लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं कि आप पीछे हो जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो फटाक से आप, मैं चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका समय भी बचे और बाद में आप नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। 4 जगत वर्गीकरण पद्धति जो है वो देने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैपलैंड, ठीक है। तो कैपलैंड नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 3 जगत वर्गीकरण पद्धति के तीनों जगत में से किसी एक जगत को 2 अन्य भागों में बांट दिया। कौन सा जगत था, तो वो जगत था हमारा प्रोटोकिस्टा। तो प्रोटोकिस्टा को उन्होंने क्या किया, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा में बांट दिया। तो क्या हुआ, 4 जगत पद्धति या फिर 4 जगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण हो गया। तो चलिए हम देखते हैं कि 4 जगत वर्गीकरण पद्धति में क्या क्या चीजें हमको नई देखने को मिलती है, क्या क्या चीजें हम नहीं सुनते हैं। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे की ओर। यहीं पर मैं मिटा देता हूं 4, यानी कि यहां पर हो जाएगा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं बेटा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के फादर कौन है, जनक कौन है, किसने दिया था, तो अगर हम बात करते हैं जनक की, फादर की बात करते हैं, तो फादर कौन है इसके, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो फादर हैं वो है कैपलैंड। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हर्बर्ट एफ कैपलैंड नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सन 1956 ईस्वी में 4 जगत वर्गीकरण पद्धति का सृजन किया था। तो नाम क्या है इसका, हर्बर्ट एफ कैपलैंड, ठीक है, हर्बर्ट एफ
कैप्लन 1956, याद रखना 1956, 1956, जिसमें इन्होंने इस चार्जगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया था। नाम क्या होगा इनके अंग्रेजी में? हर्बर्ट एफ कैपलैंड इन 1956, याद रखिएगा। चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया, देखो कैपलैंड ने क्या किया, जो चार्जगत वर्गीकरण प्रणाली है, ठीक है, उसमें 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली में पाए जाने वाले एक जगत प्रोटोक्लिस्टा को 2 भागों में बांटा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 3 जगत की। तो अगर हम बात करते हैं 3 जगत की, समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा घबराइएगा मत। 3 जगत की बात करते हैं तो 3 जगत में क्या क्या चीजें आई थी? 3 चीजें आई थी। जगत प्रोटोक्लिस्टा, जगत प्रोटोक्लिस्टा। दूसरा क्या आया था? दूसरा आया था आपका जगत मेटाजोआ, जिसको हमने क्या किया था? जगत जंतु कहा था, ठीक है। उसके बाद यहां पर आया था जगत मेटाफाइटा, जिसको हमने क्या कहा था? जगत पादप, ठीक है। ये 3 चीजें आई थी, ठीक है। तो अब क्या किया, जो हमारे हर्बर्ट एफ कैपलैंड साहब थे, जिन्होंने 1956 ईस्वी में 4 जगत वर्गीकरण पद्धति के बारे में बताया था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोई बड़ा तीर नहीं मारा था, एक छोटा सा तीर मारा था और काफी धमाका हुआ था। तो क्या था, तो उन्होंने क्या किया, जो प्रोटोक्लिस्टा था उसको बड़े ही आसानी से 2 अलग अलग भागों में बांट दिया। जो जगत प्रोटोक्लिस्टा था 3 जगत वर्गीकरण पद्धति का, उसको उन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग भागों में बड़े ही आसानी से बांट दिया और उन्होंने नाम दिया जगत मोनेरा, जगत मोनेरा, जिसको हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। और दूसरा था हमारा जगत प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा, जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो बड़े ही आसानी से जगत प्रोटोक्लिस्टा, जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा में परिवर्तित हो गया और जिससे 4 जगत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण हो गया। तो एक बार फिर से देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये बातें तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। तो वास्तव में 4 जगत वर्गीकरण पद्धति क्या है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 4 जगत वर्गीकरण पद्धति में जो जीव है, ऑर्गेनिज्म जो है उनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं, उसका भी नाम लिख लीजिए आप। जो पहला भाग है वो है जगत मोनेरा, जगत मोनेरा, जिसको हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। अभी बताऊंगा मैं किंगडम मोनेरा में क्या चीजें आई हैं। तो इसके बाद जो अगर आता है वो आता है आपका जगत प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा आया है वो आया है जगत मेटाजोआ, जिसको हम किंगडम मेटाजोआ या फिर किंगडम एनिमालिया के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा के बाद चौथा जगत आया है वो है जगत मेटाफाइटा, जिसको हम कहते हैं किंगडम मेटाफाइटा, ठीक है, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जगत पादप या किंगडम प्लांटी। तो अगर बेटा हम बात करते हैं जो हमारा जगत मोनेरा है, किंगडम मोनेरा है, तो उसमें क्या रखा गया है, तो किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक एक कोष की जीवों को रखा गया है, ठीक है। कौन सी जीवों को? प्रोकैरियोटिक एक कोष की जीवों को रखा गया है। तो मैं इसको यहीं पर होने देता हूं, इसको साफ करके मैं यहां पर किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताता हूं। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ और मेटाफाइटा के बारे में आपको हमने 2 बार बता दिया। चलिए तो अगर हम बात करते हैं बेटा किंगडम मोनेरा की, किंगडम मोनेरा,
यानी कि जगत मोनेरा की बात करते हैं। तो जगत मोनेरा में क्या किया गया, समस्त एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक समस्त एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जीवों को रखा गया है, जीवों को रखा गया है। इतनी बात समझ में आया बेटा, इसमें क्या किया गया है, सभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे में यहां पर आपका आ जाएगा यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया के बाद इसी में आपका आ जाएगा नीली हरी शैवाल, ठीक है, नीली हरी शैवाल, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बीजीए के नाम से जानते हैं। फिर आपके बाद आ जाएगा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। इन सभी चीजों को रखा गया है, हम कह देते हैं आदि जीवों को रखा गया है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अगला जो हमारा जगत हो जाएगा, देखो ये पहला है, और दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा में क्या किया गया है, तो जगत प्रोटिस्टा के अंदर एक कोश की कुछ मंडलीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। एक कोशिका मतलब जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न। मंडली यानी कि कुछ जीव जो होते हैं वो कॉलोनी बनाकर ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक का मतलब जिनके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाए, सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाए, कोशिका झिल्ली पाई जाए, उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो लिखेंगे हम कि जो हमारा प्रोटिस्टा जगत है, इसमें क्या किया गया है, समस्त एक कोशिकीय मंडलीय यूकैरियोटिक जीवों को, या फिर हम कर लें, यहां पर पहले लिखते हैं यूनिसेलुलर कॉलोनियल यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे की बात करते हैं, तो जैसे में क्या आ जाएगा, तो बेटा जैसे में यहां पर आ जाएगा आपका प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। तो बेटा अगर हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, यूग्लिना आ जाए, कुछ और भी जंतुएं आ जाएंगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर रहता है डायटम्स। देखो बेटा जो डायटम्स होते हैं वो पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, जिसको डायटम्स कहते हैं। एक बात और याद रखिए, जब कोई इंसान पानी में डूबकर मरता है या फिर उसको मार करके पानी में फेंका गया है, तो वो कैसे पता लगता है, तो पता लगाने के लिए जो पोस्टमार्टम होती है, तो पोस्टमार्टम में जब आपको डायटम्स मिलता है बॉडी के शरीर से, जो डेड बॉडी होती है उसके शरीर से जब आपको डायटम्स मिले, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा या बंदी पानी में डूब करके मरा हुआ है, ठीक है। या फिर अगर डायटम्स ना मिले तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा पानी में या बंदी पानी में डूबकर नहीं मरी हुई है। इतना बात आप याद रखने का कि पानी में डूबकर मरने वाले के शरीर में डायटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दो जगत वर्गीकरण पद्धति,
3 जगत वर्गीकरण पद्धति, 4 जगत वर्गीकरण पद्धति एकदम बारीकी से, आसानी से, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी है क्लास तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।